उत्तराखंड में हुए पंचायती चुनाव के लिए डिक्शनरी में राजनीतिक नंगेपन से बेहतर शब्द क्यों नहीं मिल रहा है। राजनीति के हमाम में सदस्यों की रेट लिस्ट क्या कहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमारे जंगल और नदियां चीरने वाली केंद्र सरकार को धराली आपदा के 10 दिन बीतने के बाद भी क्यों याद नहीं आ रही है चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कें। आपदा के 10 दिन बाद भी विशेषज्ञों की अलग अलग राय से जनता के बीच कैसे कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। और क्या उत्तराखंड सरकार शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी के बाद अब एक वर्षाकालीन राजधानी खोजने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और इस हफ्ते वीकली खबर बात में जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये इसी हफ्ते उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून का है। देहरादून उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे केंद्र सरकार ने स्मार्ट बनाने के लिए चुना है। दावा है कि देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 1000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी कर चुके हैं। 1000 करोड़ रुपए के बजट वाली उत्तराखंड की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी के बारिश के हाल आप इन वीडियो में देख ही रहे हैं। कभी उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के नाम से जाना जाने वाला देहरादून आज उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कहलाता है और यहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हवा में बस चलाने वाले हैं। जिस तरह के हालात देहरादून के दिख रहे हैं उसे देखकर लगता है कि केंद्रीय मंत्री को देहरादून में किसी वाटर स्पोर्ट्स के सपने भी जरूर दिखाने चाहिए। वैसे ये देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार को शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी के बाद अब एक वर्षाकालीन राजधानी भी खोजनी चाहिए। देहरादून की इस हालत का एक बड़ा कारण अनियोजित शहरीकरण और विकास रहा है। उत्तराखंड के लगभग सभी शहर और कस्बे इस अनियोजित विकास का उदाहरण हैं। अनियोजित विकास की ये सारी बातें तब जोर देकर कही जाती हैं जब कोई बड़ी आपदा घट जाती है। इसका सबसे हालिया उदाहरण धराली आपदा है। पर्यावरणविदों के विरोध के बावजूद हमारे पहाड़ चीरकर चौड़ी सड़कें बनाई गई। कई विशेषज्ञ धराली आपदा का एक कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना को मान रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमारी नदी और जंगल चीरने वाली केंद्र सरकार ने आपदा के 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई स्पेशल पैकेज घोषित नहीं किया है। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कें खस्ता हाल हैं। ये वही सड़कें हैं जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उत्तराखंड में बनाया गया था। पर धराली आपदा के 10 दिन बाद स्थिति ये है कि आपदा का कारण बादल फटना था या ग्लेशियर झील का फटना था या किसी ग्लेशियर मलबे की हलचल या फिर कोई और, इस बारे में अब भी थ्योरी ही दी जा रही है। आम जनता कंफ्यूज है कि इलाके का भविष्य क्या है। जितने विशेषज्ञ हैं उतनी ही उनकी बातें हैं। इन बातों से परेशान केवल और केवल जनता है, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा है कि जिस जगह वो पैदा हुआ है वो आज कितना सुरक्षित है। विशेषज्ञों के लिए धराली जैसी जगह एक प्रोजेक्ट हो सकते हैं या एक केस स्टडी हो सकते हैं, लेकिन धराली के लोगों के लिए धराली उनका संसार है, उनका जीवन है। आपदा के बाद कहे जाने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको सेंसिटिव जोन, अर्बनाइजेशन जैसे भारी भरकम शब्द कैसे स्थानीय जनता को कंफ्यूज करते हैं, इसे आप धराली के हालिया उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपदा के कारण पर कहा जा रहा है कि खीरगंगा के ऊपरी हिस्से में भूस्खलन होने से एक अस्थायी झील बन गई थी जो लगातार बारिश के कारण अपने वजन से फट गई और उसका सारा पानी एकाएक नीचे आ गया। एक खड़ी पहाड़ी पर संकरा नाला होने की वजह से इसकी गतिज ऊर्जा में काफी वृद्धि हुई और इसके वेग ने धराली में तबाही मचा दी। इसी तरह कुछ विशेषज्ञों की राय में आपदा का कारण ग्लेशियर झील का फटना है। कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बनी ग्लेशियर झीलों में से एक या कुछ झीलें फट गई जिससे इतना सारा पानी खीरगंगा में आ गया, या फिर किसी झील में हिमस्खलन के कारण एक बड़ी हिमशिला टूटकर आई जिसके कारण इन झीलों का पानी नीचे आ गया। आपदा के विषय में तीसरी संभावना भी कही जा रही है। इस संभावना के अनुसार एक लंबे समय तक हुई सामान्य बरसात ने स्थानीय मिट्टी और गाद को मिला दिया। पानी के साथ वह सारा गाद नीचे आया और आपदा का कारण बना। इतनी सारी थ्योरीज से आम आदमी कंफ्यूज है, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या अब भी ग्लेशियर झील मौजूद है या फिर कोई नई झील बन रही है। आम जनता में कंफ्यूजन और गहरा क्यों होता है, इसे समझते हैं। आज कहा जा रहा है कि धराली में भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान ने सैटेलाइट डेटा से भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, जिसमें 50 से 60 लाख लीटर प्रति सेकंड पानी और मलबे का अनुमान था। लेकिन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस अलर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या ऐसे में जनता के मन में संशय नहीं बनेगा? वह उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कैसे देखे? क्या आपदा प्रबंधन का मतलब केवल और केवल आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्य करना होता है? क्या उसे आपदा आने से पहले कुछ नहीं करना चाहिए?
आज विशेषज्ञों की टीम कह रही है कि धराली में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के नियमों का उल्लंघन हुआ है। नदी के बीच से 100 मीटर के अंदर निर्माण पर प्रतिबंध और ढलानों पर बिना पर्यावरण मूल्यांकन के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं। धराली में होटल और रिजॉर्ट अस्थिर मलबे पर बनाए गए थे, जो फ्लड प्लेन जोन एक्ट, नमामि गंगे नोटिफिकेशन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। लेकिन क्या धराली में ये सब कुछ हफ्ते 10 दिन में खड़ा हो गया था? आम आदमी इसे कैसे समझे कि 10 दिन पहले जिन होटल रिजॉर्ट में पत्रकार, अधिकारी, नेता और उनके चेले चपाटे रुकते थे, जिस जमीन पर होटल रिजॉर्ट बनाने के लिए बैंक लोन दे रहा था, जिन होटल और रिजॉर्ट से सरकार जीएसटी वसूलती है, वो सब कैसे गैरकानूनी है? क्या कानून के हाथ आपदा से बचकर चलते हैं? अब जब कानून की बात की ही जा रही है तो बात करते हैं इस हफ्ते उत्तराखंड में हुए राजनीतिक नंगेपन की। उत्तराखंड में लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के चुनाव पत्थर, बंदूक और किडनैपिंग के साथ पूरे हुए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कथित बड़े नेता अपना ईमान पहले से ही बेचते आए हैं। हम बिना कुर्ता बदले पार्टी बदलने वाले नेता देख चुके हैं, इसलिए पंचायत चुनाव में सुबह एक पार्टी के प्रत्याशी का शाम को दूसरे पार्टी से निर्विरोध अध्यक्ष होना कोई बड़ी बात नहीं लग रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में अब नेताओं में विचारधारा जैसी कोई चीज नहीं बची है, इसलिए नेताओं से मिलने पर अब पूछा जाने लगा है कि आजकल कौन सी पार्टी में है। ईमान की बात पर पंचायत चुनाव के बीच राजनीतिक गलियारों में जो हवा चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ब्लॉक सदस्य के लिए टिकट की कीमत न्यूनतम 3 लाख तय हुई और बंदूक की गोली और पत्थरों के वजन के साथ इस कीमत की अधिकतम सीमा ज्ञात नहीं हो पाई है। इसी तरह कहा जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य की न्यूनतम कीमत 8 लाख रही। नैनीताल जिले के हाल देखकर लगता नहीं कि यहाँ कोई निश्चित अपर लिमिट रही होगी। ये कोई आधिकारिक रेट लिस्ट नहीं है और काफल टी लाइव इस रेट लिस्ट की पुष्टि भी नहीं करता है। पुष्टि के लिए आप देहरादून और हल्द्वानी जैसी जगहों पर अपने नेताओं के घोड़े गाड़ी और घर का आकलन कर सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को 12 में से 10 सीटें कन्फर्म मिल चुकी हैं और 1 सीट लिफाफे में बंद मिली है। चुनाव की तारीख तक कांग्रेस हाथ में दिया लेकर कैंडिडेट ढूंढती रही, तब तक भाजपा 5 जिला पंचायत अध्यक्ष खुद को गिफ्ट कर चुकी थी। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, पर उसका दावा है कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अगर आप पूरा चुनाव देखें तो सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस पंचायती चुनाव में कांग्रेस हारी ही नहीं, बुरी तरह फेल भी हुई है। हालांकि उससे बुरा भी कोई फेल हुआ है, वो है राज्य की कानून व्यवस्था। इस पंचायत चुनाव में बाहुबल और दबंगई का बीज भी बोया जा चुका है। इस पंचायत चुनाव ने उत्तराखंड की राजनीति को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से आगे फिलहाल तो जंगल राज के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। पंचायती चुनाव के इस पूरे घटनाक्रम के लिए हमारे पास जो शब्द है वो आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं। अगर आपके शब्दकोश में इससे बेहतर कोई शब्द हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।